जय हिंद बच्चों। ये विज्ञान के प्रश्न है जो क्वार्टरली एग्ज़ाम जो होता है, सेकेंड क्वार्टरली, जिसको हम हाफ ईयरली हम बोल सकते हैं। ये 19/12/2025 का प्रथम पाली में एग्ज़ाम हुआ था विज्ञान का, जिसमें आपको 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिला है और इसमें 40 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है ना। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए एक प्रश्न दिया जा रहा है। विषय कोड 112 है। ठीक है, तो चलते हैं हम पहला क्वेश्चन से। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक एक करके डिस्कशन हम लोग करते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए, कार्य का एसआई मात्रक क्या चीज होता है आपका, जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक है। वाट की बात करें तो वाट शक्ति का एसआई मात्रक होता है, जिसको हम जूल पर सेकंड बोलते हैं। पास्कल दाब का, जिसको प्रतिबल होता है। ठीक है, तो एक का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा सदिश राशि है। ठीक है ना। तो देखिए, सदिश राशि आपका कौन है, इसमें से त्वरण सदिश राशि होता है। ठीक है ना। त्वरण कैसे मात्रक का होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेग बटा समय होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है तीसरा, समय के साथ वेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं। तो देखिए, समय के साथ वेग परिवर्तन दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण। त्वरण बराबर क्या चीज होता है, वेग बटा समय। अगला क्वेश्चन आपका, कोणीय वेग का मात्रक क्या है। कोणीय वेग का मात्रक, ठीक है ना। देखिए, कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। मतलब इसका परिभाषा भी हम क्या बोलते हैं, समय के साथ ध्रुवांत द्वारा घूमने पर जो कोण बनाता है उसको हम कोणीय वेग बोलते हैं। ठीक है ना। तो क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सही है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सही है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सही है। तो निम्नलिखित में की अगर बात करें, एक न्यूटन के आपको रूल पूछ रहा है। ठीक है ना। तो एक न्यूटन बराबर क्या होता है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन क्या हो जाता है, बी। ठीक है ना। 1 न्यूटन, इससे बल की परिभाषा भी मिलती है। इसके बाद जान रखिए कि 1 न्यूटन बराबर क्या चीज होता है, 10 के पावर 5 डाइन भी होता है। ठीक है ना, 10 के पावर 5 डाइन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छठा, घर्षण बल हमेशा कार्य करता है। घर्षण बल किस तरह कार्य करता है। देखिए, घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ठीक है ना। फ्रिक्शन जो होता है, जैसे हम चलते हैं तो हम पीछे की तरफ बल देते हैं, ये भी याद रखिएगा, विपरीत दिशा में। न्यूटन का एसआई मात्रक क्या है। न्यूटन एसआई मात्रक है, किसका एसआई मात्रक है। तो न्यूटन किसका एसआई मात्रक है, बल का है। बल बराबर, बल को हम किससे डिनोट करते हैं, फोर्स से। फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, द्रव्यमान गुने त्वरण आपका होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं पांचवें। आप इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, और हमेशा याद रखिए आपको इसका सॉल्यूशन मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, किसी द्रव्यमान एम वस्तु के लिए वेग भी है, तो संवेग क्या होगा। ठीक है ना। संवेग बराबर क्या चीज होता है, मात्रा गुने वेग। क्या चीज होता है, मात्रा गुने वेग, मास इंटू भी। ठीक है ना। इसका अगर एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो एसआई यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। इसका वेग होता है। ठीक है, क्या होता है, मास इंटू वेग। अगला क्वेश्चन आपका है कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा कर दिया जाए तो उसका समवेग क्या हो जाता है। ठीक है ना। तो किसी गतिशील पिंड का वेग को आधा हम कर देंगे तो समवेग भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है ना। क्या हो जाएगा, समवेग आधा हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि आपका होता है P बराबर क्या चीज होता है, M इंटू भी होता है। अगर इसको हम आधा करेंगे तो इसको भी आपको आधा करना पड़ेगा, तो क्या होता है, समवेग आधा हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 10, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंड क्या होते हैं। ठीक है। तो निर्वात में स्वतंत्रता करते हुए सभी पिंड का त्वरण क्या होता है, समान होता है। क्या चीज होता है, त्वरण, क्योंकि निर्वात में हवा नहीं होता है, और हवा होने से कोई उसका विरोध नहीं कर पाता है। ठीक है ना। तो त्वरण सबका क्या होता है, समान होता है। अगला क्वेश्चन 11, किसी वस्तु के द्रव्यमान मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति क्या है। ठीक है ना। तो देखिए, किसी वस्तु को द्रव्यमान को मापने के लिए जो प्रयुक्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग बैलेंस, या इसको कमानीदार तुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कमानीदार तुला। ठीक है ना। इसके साथ साथ ट्रिपल बीम बैलेंस होता है, वो भी इसके द्वारा प्रयुक्त होता है। इसके बाद एनालिटिकल बैलेंस होता है, वो भी इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 12, द्रव्यमान का एसआई मात्रक है। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। क्या चीज होता है, किलोग्राम। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है।
जड़त्व की माप क्या होती है? देखिए, किसी वस्तु का जड़त्व का माप क्या होती है? द्रव्यमान के द्वारा, ठीक है? अगर द्रव्यमान अधिक होगा तो उसका जड़त्व भी अधिक होगा, ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन, भार का ऐसा ही मात्रक क्या है? वेट आपसे पूछ रहा है, ठीक है? तो भार का ऐसा ही मात्रक क्या चीज होता है? न्यूटन, ठीक है ना? न्यूटन होता है। इसको किसके द्वारा डिनोट कर सकता है? डब्ल्यू का। डब्ल्यू बराबर क्या हो सकता है? एम इंटू जी, जहाँ एम का डिनोट करता है द्रव्यमान को और जी किसको डिनोट करता है? गुरुत्वाकर्षण त्वरण को। गुरुत्वाकर्षण त्वरण कितना? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका होता है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 15, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है किसके द्वारा? ये किस नियम के अंतर्गत है? तो प्रत्येक क्रिया के बराबर के विपरीत प्रतिक्रिया होती है न्यूटन के तीसरे गति नियम के अंतर्गत आता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, दाब का ऐसा ही मात्रक क्या है? प्रेशर इसको बोला जाता है। तो दाब का ऐसा ही मात्रक क्या है? दाब का ऐसा ही मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको किसके द्वारा नापा जाता है? पास्कल के द्वारा। किसके द्वारा? पास्कल के द्वारा। मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं? पीए के द्वारा डिनोट करते हैं, ठीक है ना? ऐसा ही मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको बोल सकते हैं न्यूटन बटे क्षेत्रफल, इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है? आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, दाब बल और क्षेत्रफल में संबंध होता है। दाब बल और क्षेत्रफल में क्या संबंध होता है? ठीक है, तो दाब बल क्षेत्रफल में होता है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? ठीक है ना, सेंटर की अगर बात कर रहा है तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। इसीलिए केंद्र पर आने वाले सभी दिशाओं के बल एक दूसरे को क्या करते हैं? अपोज करते हैं या रद्द कर देते हैं, ठीक है? तो क्या होता है? शून्य होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, आप जल्दी से इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना होता है? देखिए, चंद्रमा पर किसी भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। अगर पृथ्वी पर 6 किलो है तो चंद्रमा पर जाकर वो 1 केजी हो जाता है, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? अदिश राशि के बारे में हमसे पूछा। अदिश राशि क्या होता है? जिसमें से कोई डायरेक्शन ना हो, ठीक है ना, मतलब निश्चित दिशा ना हो। तो मतलब कि अदिश राशि चाल हुआ। सदिश राशि जिसमें कोई निश्चित दिशा होता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 21, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को दुगुना कर दिया जाए? देखिए, गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला होता है फोर्स बराबर जी इंटू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है? तो कहा है कि फिर से दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को दुगुना कर दिया जाए, ठीक है ना? तो अगर द्रव्यमान को दुगुना करेंगे तो बल क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। द्रव्यमान को दुगुना कर, इसको दुगुना करेंगे, दो दूनी क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 22, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मान होता है, क्या होता है? तो गुरुत्वाकर्षण का मान क्या चीज होता है? 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है ना? न्यूटन मीटर स्क्वायर या पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है? और या इसको हम ऐसे हम बोल सकते हैं मीटर क्यूब किलोग्राम -1 पर सेकेंड स्क्वायर हम बोल सकते हैं, ठीक है ना? तो क्या होता है? 6.67 × 10⁻11। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सतह के ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है? तो पृथ्वी के सतह के ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या चीज होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। क्वेश्चन नंबर 24, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो देखिए, ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ठीक है ना? वो बिना लिक्विड में पड़ते हुए सीधे वाष्प में परिवर्तन होता है, जैसे कपूर। गैस का द्रव में परिवर्तित क्या कहलाता है? तो कोई भी गैस द्रव में परिवर्तित होती है तो उसको संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है? संघनन, या उसको कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है क्या कहलाता है? कोई ठोस अगर द्रव में परिवर्तित हो जाए तो वो क्या कहलाता है? ठीक है ना? तो वो कहलाता है क्या? गलनांक, ठीक है ना? क्या होता है? गलनांक, जिसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन आपका, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है क्या कहलाती है?
तो कोई भी गंध चारों तरफ फैलती है तो उसको बोलते हैं विसरण, बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? विसरण या डिफ्यूजन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होता है? वाष्पन की प्रक्रिया से, तो देखिए कोई भी वस्तु में अगर वाष्पन होता है तो उसके रेस्ट जो वस्तु बचता है, जो वस्तु से हो रहा है, वो उसके चारों तरफ क्या होता है? ठंडक हो जाती है। क्या होता है? ठंडक हो जाती है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29, तो 100 डिग्री का तापमान का केल्विन में मान होता है। तो 100 डिग्री तापमान का केल्विन मान क्या होता है? तो केल्विन में करने के लिए 273 प्लस डिग्री को हम जोड़ देते हैं। 100 प्लस 273 कितना हो गया? 373.15 केल्विन हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का क्या कारण है? कारण आपसे पूछ रहा है। तो सौर मंडल में प्लाज्मा की स्थिति, चूंकि ये पदार्थ की चौथी अवस्था है, ये भी याद रखिएगा, ये पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। ये कारण क्या है? उच्च तापमान। ठीक है ना। क्या है? हाई टेम्परेचर। ये आपको प्लाज्मा स्टेट की अवस्था का कारण है। अगला क्वेश्चन है कि हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग क्या होता है? ठीक है ना। जो हवादार जगह होता है उसमें द्रव के वाष्पन का वेग क्या होता है? तो वो क्या होता है? बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? मिश्रण के बारे में से पूछ रहा है। तो मिश्रण कौन सा है? बारूद। गन पाउडर क्या होता है? बारूद मिश्रण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? ठीक है ना। टिंडल, जिसमें क्या होता है टिंडल प्रभाव को, कि इसमें प्रकाश के कण जो है ना वो चारों तरफ बिखेर देते हैं। ठीक है ना। जिससे प्रकाश का मार्ग जो है ना दिखाई देता है। ठीक है ना। तो ये टिंडल प्रभाव किस में दिखता है? दूध में दिखता है। लेकिन याद रखिएगा नमक में टिंडल प्रभाव नहीं दिखता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तत्व है? ठीक है ना। आपके तत्व के बारे में पूछा है। तो निम्नलिखित में से कौन तत्व होता है? क्या है कि आयोडीन आपका तत्व है। स्टेनलेस स्टील, बालू और पीतल ये आपका तत्व नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक, जल का उबलना ये रासायनिक नहीं है। लोहे का पिघलना भी रासायनिक नहीं है। जल का संघनन भी रासायनिक नहीं है, ये ऊर्ध्वपातन है। कोयले कोयले का जलना ये आपका रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेत के सूक्ष्म कणों के जल में मिश्रित निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ठीक है ना। तो रेत के कणों में जो मिश्रण है वो किसका उदाहरण है? निलंबन है। ठीक है ना। मतलब रेत के सूक्ष्म कणों में जल में मिश्रण, की पानी में रेत नहीं मिल पाता, दोनों अलग हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? निलंबन बोलते हैं। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? यौगिक कौन है? ठीक है ना। तो यौगिक आपका यौगिक होता क्या है कि दो या दो से अधिक तत्वों को रासायनिक संयोग से यौगिक बनता है। संयोग से यौगिक बनता है। तो यौगिक कौन है आपका? स्टील आपका यौगिक है। ठीक है ना। किससे किससे बनकर बना है? लोहा और कार्बन के मिलकर बना है स्टील, इसको हम यौगिक बोलते हैं। और भी उदाहरण है, H2O आपका, NaCl है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सब क्या आपका यौगिक है। ठीक है। किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान डैश कहलाता है। स्पेस ऑक्युपाइड बाय सब्सटेंस क्या कहलाता है? उसका आयतन कहलाता है, वॉल्यूम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपातित हो सकता है? ऊर्ध्वपातित के बारे में, ऊर्ध्वपातित का मतलब क्या चीज होता है कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना तरल में अवस्था में बदले सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो ऊर्ध्वपातित होता है। ठीक है ना। तो उदाहरण यहाँ पर क्या? अमोनियम क्लोराइड। क्या दिया हुआ है? अमोनियम क्लोराइड। और भी उदाहरण है जैसे कि कपूर है आपका, नेफलथीन है, शुष्क जिसे ठोस CO2 बोलते हैं, वो भी आपका ऊर्ध्वपातित का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान कहलाता है? तो किसी पदार्थ का आयतन का द्रव्यमान कहलाता है क्या? घनत्व कहलाता है। ठीक है। घनत्व बराबर क्या चीज होता है? द्रव्यमान बाई आयतन। ठीक है ना। क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। आपको बोलता है शुष्क बर्फ क्या है? ठीक है ना। ड्राई आइस जिसको हम बोल सकते हैं, वो क्या है? तो वो क्या है? ठोस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। अभी आपको पढ़ा है, आपको पता है ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया इसमें होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पायस क्या है? ठीक है ना। पायस का मतलब क्या है? तो जो आपस में घुलते नहीं है। ठीक है ना। जैसे कि अंडा और जर्दी, वो आपस में घुलते नहीं है।
ठीक है ना। तो दो ठोस पदार्थों का मिश्रण क्या होता है, उसको हम पायस बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, साधारण नमक के जलीय विलयन में नमक प्राप्त करने की विधि क्या है? तो साधारण नमक जो हम जलीय विधि में नमक प्राप्त करते हैं उसको किस विधि से? वाष्पन विधि से, इवेपोरेशन विधि से हम करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नमक और सौदागर के मिश्रण से सौदागर को अलग करते हैं, किस विधि के द्वारा करते हैं? तो वही आपको ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, नौसागर तो क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। इसका क्या होता है? NH4Cl। ठीक है ना। क्या होता है? NH4Cl होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन दो तत्वों का मिश्रण है? दो तत्वों का मिश्रण आपसे पूछ रहा है। तो दो तत्वों का मिश्रण आपका कौन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यही मिलकर क्या बनता है? H2O बनाता है। ठीक है। आया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चीनी का रासायनिक सूत्र है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या इसमें दिया हुआ है? C12H22O11। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? कॉपर सल्फेट की आपसे पूछा था। कॉपर सल्फेट का क्या होता है? CuSO4 कॉपर सल्फेट होता है। इसका रंग क्या चाहिए होता है आपको? नीला होता है। इसी को निर्जल कॉपर सल्फेट भी बोला जाता है। ठीक है। आगे, सोडा वाटर किस तरह का मिश्रण का उदाहरण है? सोडा वाटर, तो सोडा वाटर क्या है? द्रव और गैस मिश्रण का उदाहरण है। ठीक है। इसी को हम कार्बोनेटेड वाटर भी बोलते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र होता है H2CO3 होता है। ठीक है। क्या? H2CO3। अगला क्वेश्चन है, जंतु कोशिका का सबसे बाहरी स्तर को क्या कहते हैं? तो देखिए, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी स्तर को क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। ठीक है ना। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। और बाहरी आवरण जो होता है उसको हम प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जीन बने होते हैं किससे बने होते हैं? ठीक है ना। जीन किससे बने होते हैं? तो जीन आपका किससे बने होते हैं? डीएनए से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? आपका डीएनए से बनते हैं। जीन का फुल, डीएनए का फुल क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना। इसका आविष्कार जेम्स वाटसन ने कितना? 1953 ईस्वी में किया था। ये भी महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है। जीन किस, कौन सा आंसर हो जाएगा? डीएनए। कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति क्या है? तो कोशिका भित्ति क्या आता है? एक चयनात्मक पारगम्य, सेलेक्टिव परमिएबल है। ठीक है ना। और ये किससे बना होता है? ये सेलुलोज का बना होता है, पैक्टिन का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्याज की झिल्ली में दिखने वाली कोशिकाएं किस प्रकार की होती है? तो प्याज में जो झिल्ली में दिखने वाली कोशिकाएं आयताकार की होती है। ठीक है ना। ठीक है ना, आयताकार की होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, तिलचट्टे के शरीर का बाह्य कंकाल बना होता है, किससे बना होता है? तो देखिए, इसका मुख्य रूप से जो बना होता है वो काइटिन की बना होता है। ये याद रखिएगा, काइटिन का बना होता है, मतलब क्यूटिकल से। ठीक है ना। किससे बना होता है? क्यूटिकल से बना होता है। ठीक है। स्टार्च एक प्रकार का क्या है? स्टार्च के बारे में पूछता है। तो स्टार्च एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है ना। जो पौधों द्वारा ऊर्जा के भंडारण के लिए बनाया जाता है, जैसे कि गेहूं, मक्का, ये सब इसमें क्या होता है? स्टार्च होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, स्पाइगोराइगा। क्वेश्चन क्या है? स्पाइरोगाइरा। ठीक है ना। स्पाइरोगाइरा क्या है? ठीक है ना। तो स्पाइरोगाइरा क्या है? एक हरित शैवाल है। ठीक है ना। ठीक है ना। ये किस में पाया जाता है? ये क्लोरोफाइटा में पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें जड़ और तना नहीं होते हैं? ठीक है ना। तो जड़ और तना किसमें नहीं होते? मॉस में होते हैं। ठीक है ना। और ये किससे संबंधित है? ये थैलोफाइटा समूह से संबंधित, याद रखिएगा। इसको गैर संवहनी पौधा भी बोलते हैं, जैसे कि शैवाल, लीवर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, विभव ज्योतिकी उत्तक बना होता है, किससे बना होता है? ठीक है ना। तो विभव ज्योति जो उत्तक होता है वो बना होता है जीवित कोशिकाओं से। किससे? जीवित कोशिकाओं से। अगला क्वेश्चन है, विभव ज्योतिकी उत्तक हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? तो ये क्या होता है? विभव ज्योति जो उत्तक होता है वो शीर्ष भी होता है, आपका तना भी होता है, आपका पत्ती भी होता है, मतलब ऑल ऑफ वन, सभी होते हैं। ठीक है ना। आगे है, एरनकाइमा पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? ठीक है ना।
तो एन्काइमा एक प्रकार का उत्तक होता है जो जलीय पौधे में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जलीय पौधे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? कॉन्ड्रिन प्रोटीन के बारे में आपसे पूछा है। तो कॉन्ड्रिन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? उपास्थि में पाई जाती है, ठीक है। एक्चुअली ये उपास्थि के मैट्रिक्स में पाई जाती है, ठीक है, जो एक चिपचिपा पदार्थ आपका होता है। अगला क्वेश्चन है, द्विबीजपत्री पौधों का सामान्य उदाहरण है, कौन सा? द्विबीजपत्री क्या होता है कि जिनके बीच दो भाग में बटे होते हैं, दो भाग मिलकर बनते हैं, उसको द्विबीजपत्री बोलते हैं। इसका उदाहरण क्या है आपका? गेहूं, ठीक है ना। जैसे गेहूं, चना, मूंगफली, मटर, ये सब दो बीज से बने होते हैं। साइकस और पाइनस मुख्य उदाहरण है, किसके उदाहरण है? तो साइकस और पाइनस जिम्नोस्पर्म के उदाहरण है, ठीक है ना। मतलब कहने की जो फूल रहित पौधा होता है, ठीक है ना, जो केवल नग्न बीज पैदा करता है, उसको जिम्नोस्पर्म बोलते हैं, और इसी का उदाहरण है साइकस और पाइनस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन जीवाणुओं में नहीं पाया जाता है? तो देखिए, जीवाणुओं में केंद्रक भी पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली भी पाया जाता है, केंद्रिक नहीं पाया जाता है, ठीक है, उसको न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री घोड़ा किस वर्ग का सदस्य है? तो देखिए, समुद्री घोड़ा जो है, जो पानी में रहता है, वो स्पीसीज वर्ग का सदस्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सल्कों में ढकी त्वचा, पंख का या फिन्स की उपस्थिति निम्नलिखित में से किसके गुण है? ठीक है ना। तो देखिए, ये क्या है ना, रेंगने वाला जिसको बोलते हैं रेप्टिलिया समूह के, रेप्टिलिया के ये गुण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें मेरुदंड रज्जु नहीं पाया जाता है? मतलब कि किसमें स्पाइनल कॉर्ड नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। तो स्पाइनल कॉर्ड हार्डमैनिया में नहीं पाया जाता, बाकी सब में आपको मिलेगा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समान उत्पत्ति और समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो इसको हम क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेनवियर की नोड कहाँ पाई जाती है? तो देखिए, रेनवियर की नोड पाई जाती है कहाँ? तंत्रिका में, ठीक है। इसको हम आच्छादित तंत्रिका बोलते हैं, ठीक है ना। आच्छादित तंत्रिका में पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? तो ऑस्टियोब्लास्ट जो कोशिका होती है, वो अस्थि में पाई जाती है, मतलब हड्डी में पाई जाती है, चूंकि अस्थि के सतह पर पाई जाती है, ठीक है ना। इसका काम क्या होता है? हड्डी बनाना, हड्डी को मजबूत करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, क्लोरोफिल युक्त मृदुतक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो मृदुतक जो होता है, यह अस्थायी और सरल उत्तक का प्रकार होता है, ठीक है ना। इसमें जो कोशिकाएं जीवित रहती है, और इसको क्या बोलते हैं? कोलेनकाइमा। क्या बोलते हैं? कोलेनकाइमा, ठीक है। तो ये आपका 70 क्वेश्चन था। इसको आप शेयर भी कर लीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट से कीजिएगा, हाँ, इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा और ग्रुप में भी इसको बांटिएगा, ठीक है। धन्यवाद।